हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 का हाफ पार्ट देखा था। उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। अभी तीसरा पॉइंट है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। अम्ल और क्षार के बीच में पीएच स्केल हमने देखा था 1 से 14 तक। आज उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी पहला पॉइंट हमारा है कि अम्ल एवं क्षारक कितने विलयन में प्रबल तो होते हैं, लेकिन कितने प्रबल होते हैं। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे कितने प्रबल होते हैं। तो एक हमने सूचक पढ़ा था, ठीक है, इंडिकेटर। तो एक सार्वत्रिक सूचक होता है जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, सार्वत्रिक सूचक। ये क्या करता है कि ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। बहुत सारे सूचक जो हमने पढ़े थे अलग अलग टाइप के, जैसे फिनोक्सिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब पढ़े थे ना। तो इन सब का बहुत सारे सूचकों का मिश्रण होता है, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन, उसकी सांद्रता, ठीक है, को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी है उसके आधार पे, जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता मान लो 0 है या फिर कुछ है, XYZ, ठीक है। तो इसके आधार पर अलग अलग कलर देता है, और कलर के आधार पर हम बता सकते हैं कि पीएच कितना है विलेन का। और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 है तो उदासीन है। ठीक है, ना अम्लीय और ना क्षारीय। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब ये फिर से यहाँ पे दे रखा है, मैंने आपको ऐसे बता दिया था, यहाँ पे आपके सिलेबस में भी है। पीएच स्केल। पीएच स्केल में जो पी होता है ये एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पी से आप अभी के लिए पावर समझिए। पावर मतलब औकात, क्षमता, शक्ति। ठीक है, तो पीएच मतलब पीएच बताएगा औकात कितनी है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि अम्लीय विलेन है, तो अम्लीय विलेन तो है, लेकिन अम्लीय विलेन तो बस इतना बताता है ना कि पीएच 7 से कम है। लेकिन एक्चुअली में उसकी औकात कितनी है, मतलब एक्चुअली में कितना अम्लीय है। अम्लीय है तो कितना अम्लीय है, ये चीज क्या बताता है, पीएच बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे बताया था आपको 1 to 14 बताया था, लेकिन यहाँ पे 0 to 14 होता है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 0 to 14, यहाँ पे 0 से शुरू होता है। और 7 का मतलब न्यूट्रल। 7 का मतलब न्यूट्रल होता है। जैसे कि हमने देखा था H2O जो पानी होता है, डिस्टिल्ड डिस्टिल्ड वाटर, जो शुद्ध पानी होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर, इसमें इम्प्योरिटीज सारे हटा देते हैं, जो भी प्रदूषण होता है, दूषण होता है, जो भी दूषित पदार्थ उसको सारे कुछ हटा देते हैं। तो ये इसका पीएच होता है 7, न्यूट्रल। हमने बोला था, देखा था हमने, रक्त का जो ब्लड का पीएच 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। अब देखो, कल भी बताया था मैंने, 7 से पीएच ज्यादा है तो बेसिक होगा। बेसिक मतलब क्या, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है, अगर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब क्या कि H प्लस की मात्रा ज्यादा हो। अब देखो, ऐसा भी बोल सकते हैं कि H प्लस की मात्रा यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर घटती 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 H प्लस की मात्रा यहाँ पे सबसे कम हो जाती है, और यहाँ से OH की मात्रा घट बढ़ने लगती है। मतलब नहीं समझे, फिर से बताता हूँ, एक बार इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ज्यादा समझ में आया। इसमें क्या मैं बोल रहा हूँ कि H प्लस और OH माइनस रहते दोनों हैं। H प्लस और OH माइनस दोनों रहते हैं, लेकिन यहाँ इस कोने पे अगर देखें, इस कोने पे, तो यहाँ पे H प्लस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर इस कोने पे देखें तो OH माइनस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो H प्लस यहाँ से घटता जाता है, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत कम हो जाता है, और OH माइनस यहाँ से बढ़ता जाता है, और यहाँ पहुंचने पे बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस अगर इस कोने पे है तो OH माइनस बहुत ज्यादा होगा, इस कोने पे है तो H प्लस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पीएच स्केल से बता सकते हैं। पीएच स्केल बेसिकली क्यों यूज होता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई अमीर है एक आदमी को मैंने गरीब बोल दिया। एक आदमी मतलब 100 रुपये कमाता था रोज तो इसको अमीर बोल दिया। एक आदमी 10 रुपये रोज कमाता था, मैंने गरीब बोल दिया। अब एक आदमी 11 रुपये रोज कमा रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, अमीर या गरीब? यहाँ पे दिक्कत आती है ना। तो अमीर अगर बोल रहे हैं और गरीब बोल रहे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अमीर है, ठीक है, लेकिन कितना अमीर है। गरीब है, ठीक है, लेकिन कितना गरीब है। तो इसके लिए हमने इनकम, आय आय देखना शुरू किया कि भाई इनकम जिस हिसाब से होगा हम उस हिसाब से अमीर गरीब का निर्धारण करेंगे।
ऐसे ही पीएच होता है, उदासीन है तो पीएच का मान 7 होगा, और हाइड्रोजन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती रहती है पीएच का मान उतना ही कम होता रहता है। हाइड्रोजन की सांद्रता जैसे बढ़ के यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है ना, हाइड्रोजन की सांद्रता H+ की सांद्रता यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे पीएच सबसे कम होता है, 0 होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन की सांद्रता घटती जाती है पीएच का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम जैसे बता सकते हैं अगर किसी का पीएच 3 है तो इसका मतलब वो ज्यादा अम्लीय है, किसी का पीएच 6 है तो मतलब कम अम्लीय है, किसी का पीएच 9 है तो क्षारीय है, हल्का हल्का क्षारीय है क्योंकि 7 के पास है, और किसी का पीएच अगर 14 है मतलब बहुत ज्यादा बेसिक है, बहुत ज्यादा क्षारीय है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको ये सब मिटा के आपको एक उदाहरण देता हूँ, इसे आप समझ जाएंगे, कल भी मैंने बताया था। ठीक है, मैं ये बताया था मैंने कि एक अगर NaOH ले लें तो ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, हाईली बेसिक, इसका पीएच लगभग अभी आगे देखेंगे लगभग 14 होता है। ठीक है, हाईली बेसिक। अगर HCl या H2SO4 ले लें तो ये हाईली एसिडिक होता है, इसका pH 2 3 ऐसे मतलब बहुत ही कम होता है pH, तो ये हाईली एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पीएच स्केल दे रखा है, पीएच स्केल में मैंने क्या बताया यहाँ पे कि H+ की सांद्रता यहाँ पे सबसे ज्यादा, देखो H+ की सांद्रता इतनी है, और यहाँ पे फिर ये घटती जाती है, ये कम होती जाती है, देखो यहाँ पे कम होते होते यहाँ पे इस पॉइंट पे जो होता है H+ और OH की मात्रा दोनों बराबर हो जाती है, और जब H+ और OH की मात्रा बराबर हो जाएगी तो विलेन क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, पीएच का मान 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो इस तरफ जाओगे, अगर इस रास्ते पे चलोगे तो H+ की सांद्रता बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़ेगी, इस तरफ जाओगे तो OH की माइनस की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब क्षारीयता बढ़ेगी, क्षारक प्रकृति बढ़ेगी, बेसिक। तो इस तरफ जाओगे तो OH बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, H+ आयन घटेगा, है ना। ये समझ में आ गया। अब ये देखो ये एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अभी आपको बताया ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको फिर आप ध्यान से समझ लेना कि जब हम एक तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जब हम OH- की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे चलना शुरू किए तो OH- की सांद्रता बढ़ती जाती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है OH- का, और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, क्षारक प्रकृति बढ़ती जाती है। इस तरफ जब चलते हैं तो H+ की मात्रा बढ़ती जाती है, H+ मतलब अम्लीयता बढ़ती जाती है, और यहाँ पे पहुंच के, इस पॉइंट पे पहुंच के विलेन बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच के विलेन बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो उदासीन पॉइंट होता है इसमें H+ और OH- की सांद्रता बराबर होती है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन। ठीक है, अब देखो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें आपको ये कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, Bl का मतलब है ब्लू कलर का लिटमस। लिटमस दो कलर के होते हैं ना, लाल और नीला। अब देखो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, इसमें मैंने कलर से भी डिफाइन कर रखा है। देखो नीला लिटमस कब यूज होता है, पीएच अगर <7 हो। लाल लिटमस कब यूज होता है, पीएच अगर 7 से ज्यादा हो। ठीक है, अब अब ये आपको पता नहीं होगा, ये मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि जो लार होता है ना, लार इसको सलाइवा बोलते हैं, जो खाना खाते हैं उसके समय लार निकलता है, कभी कोई सो जाते हैं उसके टाइम भी लार निकलता है। ठीक है, तो लार अगर खाना खाने से पहले निकले या खाना खाने के बाद निकले लार, इसका पीएच जो होता है वो लगभग 5.5 से 6.9 के बीच में होता है, और ये 7 से कम है तो क्या है, अब 7 से कम होगा तो ब्लू लिटमस यूज करेंगे, तो ब्लू लिटमस यूज किया। ठीक है, ये अब ये 7 के लगभग पास में ही है तो अम्लीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है, लेकिन 7 के एकदम करीब है तो हल्का अम्लीय है, बहुत ज्यादा अम्लीय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही नींबू का रस, नींबू का रस ये आपको याद रखना है, याद रखना है नींबू का रस का 2.2 होता है पीएच, अब 2.2 7 से कम है तो नीला लिटमस, ब्लू लिटमस का यूज करेंगे। ठीक है, और ये एसिड होता है, 2.2 मतलब क्या, एसिड, पीएच 2.2 मतलब एसिड। अब देखो यहाँ पे लिख रखा है रंग रहित वातित पेय, ये हिंदी इसकी मुझे भी नहीं पता थी, मैंने इंग्लिश देखी तो इसमें एरेटेड वाटर लिखा हुआ था। ठीक है, एरेटेड वाटर, एरेटेड वाटर वो भी कलरलेस। हम्म, तो इसका पीएच जो होता है वो 6 से 8 के बीच में होता है एरेटेड वाटर का, और इसमें क्या होता है, फिनोक्सिलिन यूज करते हैं। देखो अब अगर 7 से कम है तो
ब्लू लिटमस 7 से ज्यादा है तो रेड लिटमस, लेकिन अगर 6 से 8 के बीच में, मतलब 7 से कम भी है और ज्यादा भी है, तो हम फिनोक्सिलिन यूज करेंगे, क्योंकि फिनोक्सिलिन कलर चेंज कर देता है, एसिड में कलर ले देता है, बेस में पिंक कलर का देता है। फिनोक्सिलिन को कलर चेंज कर देगा तो हमें पता चल जाएगा कि 7 से कम है या ज्यादा है। अब गाजर का रस का पीएच 5 से 6 के बीच में, ऐसे कॉफी का पीएच 5, ये भी याद रख लो तो अच्छी बात है। टमाटर के रस का पीएच 4 एसिडिक होता है। अब अभी आगे देखेंगे कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, वो आपको याद रखना है कौन सा पाया जाता है, आगे बताऊंगा। अब नल का जल 6 से 8, शुद्ध जल का 7 होता है, ठीक है, प्योर प्योर वाटर। अब NaOH का 14, हाईली बेसिक, मैंने बताया ना। HCl हाईली एसिडिक, तो 3 होता है। अब 3 होता है तो ब्लू, और यहाँ पे 14 है मतलब रेड। रेड अगर पीएच 7 से ज्यादा है तो रेड लिटमस का यूज, ठीक है। ये आप मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप अगर नींबू का रस का याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं 2.2, ब्लड का याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है। टमाटर के रस का बस इतना याद रखिए कि ये एसिडिक होता है, और NaOH का आपको पता ही है हाईली बेसिक होता है, HCl हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रखा है, ये एक स्केल दे रखा है, इसमें आपको कुछ भी ये याद कर लीजिए कि गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये बायोलॉजी में मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, बायोलॉजी पार्ट में। गैस्ट्रिक जूस जिसको हिंदी में जठर रस कहते हैं, इसका पीएच 1.2 होता है। 1.2 पीएच का मतलब आप समझ रहे हैं कि HCl से भी बहुत तगड़ा, जो डाइल्यूटेड HCl होता है ना, उससे भी बहुत तगड़ा है, हाईली एसिडिक होता है जठर रस। इसमें जब मैं 10th में था तो सर मेरे बता रहे थे, अब मुझे इसकी सच्चाई नहीं पता, लेकिन मैं अपने सर पे भरोसा करता हूँ, तो उन्होंने सही बताया होगा। वो बोल रहे थे कि जठर रस जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें अगर लोहा भी, इसके लोहे के ऊपर भी डाल देना तो ये पिघला देता है उसको। गैस्ट्रिक जूस मतलब अगर पेट में जहाँ पे ये गैस्ट्रिक जूस बनता है वहां पे अगर हम लोहा भी खा लें तो एक बार उसको भी पचा देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो डाइजेशन सिस्टम हमारा इतना तगड़ा होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी जो नई नई चीजें खाते रहते हैं डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे ही नींबू का रस होता है, नींबू का रस लेमन 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त मैंने बताया था ब्लड 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसका नाम याद रखना, आपको याद रखना कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो OH है, OH है तो मतलब क्या होगा, क्षारीय होगा, मैंने आपको बताया था ना, OH है तो मतलब बेसिक, H+ है तो मतलब एसिडिक, ठीक है। एसिडिक मतलब अम्लीय, ठीक है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये तो पीएच 14, इसको तो पता ही है। अब यहाँ पे देखते हैं, अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन में H+ और OH- आयन पे निर्भर करती है। बताया भाई, H+ ज्यादा होगा तो एसिडिक, OH ज्यादा होगा तो बेसिक, ये तो सिंपल है। सॉरी। हाँ, अब अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल, जिसमें भाई H+ आयन बहुत ज्यादा है तो मतलब क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल मतलब H2SO4। अगर H+ आयन कम उत्पन्न कर पा रहा है तो भाई दुर्बल अम्ल है, ठीक है, ये तो सिंपल है। ऐसे ही क्षारक में भी होता है, OH- बहुत ज्यादा है मतलब प्रबल क्षार है, NaOH एक प्रबल क्षार, और अगर कम है OH- की मात्रा तो दुर्बल क्षार। अब दैनिक जीवन में इसका महत्व देखते हैं, क्यों पढ़ क्यों रहे हैं भाई, पीएच पीएच का इतना क्या जरूरत है पढ़ने के लिए। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी, वो पीएच के 7 से 7.8 के बीच में ही अगर पीएच मेंटेन करें तभी बॉडी हम जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। हमारा जो रेंज होता है बहुत ही कम होता है, मतलब पीएच 7 से 7.8 के बीच में ही रह सकता है। अगर पीएच हम ज्यादा कुछ, हम मतलब एसिड नहीं खा सकते। मैंने बताया था ना आपको कि HCl का अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हाथ पे डाल दे तो छेद कर देगा। तो ये पीएच रेंज जो होता है ना बहुत ही कम होता है हमारी बॉडी। जैसे अब एसिड रेन क्या होता है, अगर पीएच, बारिश हो रही है ना, बारिश में अगर पीएच 5.6 से नीचे गिर जाए तो उसको एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा। अगर 5.6 से नीचे गिर जाए, अच्छा ये क्यों होता है, अगर आप पता कर सकते हैं तो ये पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है, एसिड रेन का कारण क्या है, जो अम्लीय वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, ठीक है।
अम्लीय वर्षा तो अम्ल तो होगा ही, लेकिन कौन सा अम्ल या किस कारण से ये होती है, अगर आप पता कर सकते हैं तो पता कर लीजिए, ये आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, ज्योग्राफी में। ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, अब प्रॉब्लम क्या होती है भाई, नदी में सारे लोग जीव जंतु रहते हैं भाई, फिश रह रही है, जैसे हम इधर पृथ्वी पर रहते हैं ऐसे ही पृथ्वी पर ही जल में फिश रहती हैं, और भी बहुत सारे कीड़े छोटे छोटे, कभी कभी मेंढक भी रहता है, मेंढक जल में और स्थल पे दोनों पे रह सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब अम्लीय वर्षा होती है ना, तो पीएच का मान बहुत कम हो जाता है, अम्लक में पीएच का मान कम हो जाता है, तो ये वर्षा जब तालाब नदी में प्रवाहित होता है तो उसमें पीएच घट जाता है। और जैसे पीएच का रेंज हमारे लिए बहुत मैटर करता है, जैसे ही पीएच घटा ना, मछलियां सारी मर जाती हैं। आप देखे होंगे जैसे बारिश के बाद ना तालाब में बहुत सारी मछलियां ऐसे ऊपर तैरती रहती हैं। तैरती का मतलब वो डेड डेड होती हैं, मर जाती हैं, और वो तैरती रहती हैं, मरी हुई उनकी लाश। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पीएच का मान बहुत कम हो जाता है अम्लीय वर्षा से। अम्ल की वर्षा से पीएच का मान बहुत कम हो जाता है। ठीक है। तो अगला देखते हैं। ये बोलता है कि वीनस एक ग्रह है हमारा, शुक्र ग्रह जिसको बोलते हैं, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे श्वेत पीले बादलों से, मतलब हमारे जो बादल होते हैं उसमें तो कभी कभी अम्लीय वर्षा होती है, यहाँ पे तो सल्फ्यूरिक एसिड का बादल ही है शुक्र पे। तो ये तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब पूरा अम्लीय वर्षा ही होगी, उसके अलावा कुछ होगी नहीं। तो शुक्र पे इसीलिए जीवन पूछ रहा है, क्या संभव है? नहीं है भाई। यहाँ पे एक बार अम्लीय वर्षा होती है, सारी मछलियां मर जाती हैं। और यहाँ पे तो अब सल्फ्यूरिक एसिड का ही बादल है, तो पूरा मतलब सिर्फ एसिड रेन ही होगी। अच्छा देखो, हमें ये आपको थोड़ा हट के बता रहा हूँ। ठीक है। एसी इसमें क्या है, 8 ग्रह हमारे पास। आपको पता है ना कौन कौन से हैं? हिंदी में तो मुझे नाम पूरे याद नहीं होंगे। ठीक है, मैं ये आपका होमवर्क है। हिंदी में आप नाम, आपका होमवर्क है, 8 ग्रह कौन कौन से हैं। मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ग्रह हैं। ठीक है। ये पृथ्वी के आसपास के ग्रह हैं। इसको पृथ्वी के जो दूर के ग्रह हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून या नेपट्यून बोलते हैं इसको, नेपच्यून। ठीक है। ये 8 ग्रह होते हैं। नवा था प्लूटो, वो हट गया 2006 में, उसको इतना छोटा हो गया था ग्रह कि मतलब उसको हम ग्रह मानने के मतलब लायक नहीं है वो, उसको बहुत छोटा हो गया, इसको हम ग्रह नहीं मानते। ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अगली एक चीज देखते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चर है, खेती है, वो भी एक मतलब विशिष्ट रेंज, परास मतलब रेंज होता है, पीएच की एक डेफिनेट रेंज पे ही हमारी खेती हो सकती है। ठीक है। सारे मतलब रेंज में खेती नहीं हो सकती। पीएच का एक विशिष्ट मतलब एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए। इसमें देखो आप, अगर गांव में देखा होगा आपको, एक सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है। सॉयल हेल्थ कार्ड बनता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है सॉयल हेल्थ कार्ड, इसमें आप अपने खेत की मिट्टी ले जाइए गवर्नमेंट के ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में मिट्टी को दीजिए। आपकी मिट्टी को टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि आपकी मिट्टी में कितना एसिड है, कितना बेस है, और उसके आधार पे आपको कितना फर्टिलाइजर मतलब खाद कितना लगाना है, और कौन सी खाद लगानी चाहिए आपको, ये सब बता देते हैं आप। सॉइल टेस्टिंग होती है, तो टेस्टिंग में वही सब देखते हैं। ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, आपको बताया मैंने, सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल। अगर ये हम इसको मिट्टी को टेस्ट करते हैं तो ग्रीन कलर का देता है मिट्टी। ठीक है। अब एक आदर्श मिट्टी अगर हम देखें तो उसका आदर्श मिट्टी मतलब एक नॉर्मल मिट्टी अगर देखें तो उसमें पीएच जो होता है 5.5 से 7.5 रेंज का होता है, जिसमें गोभी वगैरह पैदा होती है ना, ये सारी चीजें। अब पीएच घटा बढ़ा भी सकते हैं। पीएच कैसे घटाते बढ़ाते हैं? हम खेतों में खाद लगाते हैं ना। अच्छा, एनपीके का नाम सुना है आपने? एनपीके एक खाद लगाते हैं, अगर नहीं सुना होगा तो आप किसी फार्मर्स, अगर आपके पिताजी फार्मर हैं तो आप पिताजी से अपने पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए कि एनपीके क्या होता है। एनपीके क्या होता है, और उसमें आपका होमवर्क ये है कि इसमें चेक करो कि एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के इज फॉर पोटास। एनपीके में इन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का परसेंटेज कितना कितना होता है, कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है, कितने परसेंट फास्फोरस होता है, कितने परसेंट पोटास होता है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। सिलेबस में नहीं है, मैं आपसे ऐसे ही बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना। अब इसमें क्या होता है, फास्फोरस अगर पी है, फास्फोरस में फास्फेट फर्टिलाइजर होता है। तो जैसे एनपीके डालते हैं ना, तो इसमें जो फास्फेट फर्टिलाइजर होता है, फास्फोरस पी, ये क्या करता है, ये एसिडिटी बढ़ा देता है, अम्लीयता बढ़ा देता है खेतों की।
और जो पोटेशियम के होता है, ये पोटास को अलग से भी डालते हैं अब आपको ये भी पता कर सकते हैं अपने पिताजी से। एनपीके एक तो डालते हैं, एक पोटास अलग से भी डालते हैं, ठीक है। अलग से यूरिया भी डालते हैं, जो नाइट्रोजन होता है यूरिया। तो जरूरत के हिसाब से, अगर यूरिया की जरूरत है तो सीधे नाइट्रोजन डाल देते हैं, नाइट्रोजन की मुझे मतलब जरूरत है तो सीधे यूरिया डाल देते हैं, पोटास अलग से डाल देते हैं। वो तो मतलब आपके पिताजी अगर किसान है तब तो समझा सकते हैं अच्छे से, नहीं है तो आप किसी किसान से पूछिएगा, ठीक है। और ये फास्फोरस भी अलग से डालते हैं, जिंक वगैरह भी डालते हैं, उसका दूसरा काम होता है। अब ये पोटेशियम क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है पीएच को। फास्फेट क्या करता है, ये फर्टिलाइजर इंक्रीज करता है पीएच को। तो इस तरह से हम मतलब पीएच रेंज को एडजस्ट कर सकते हैं खेतों में। जैसे जिस फसल को उगाना है उसके हिसाब से हम पीएच एडजस्ट कर सकते हैं, कौन सी फसल किस पीएच में उगेगी, और इससे कौन सी फसल में कितना खाद कौन सा डालना है, ठीक है। ये आप समझ गए। अगला क्या है कि हमारा पाचन तंत्र, चलो खेत के बारे में देख लिया, अब अपने बारे में देखते हैं हमारी बॉडी कैसे। तो हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है ना, उसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, वो जनरेट होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे कैसे जनरेट होता है। बस आप ये मान के चलिए अभी कि स्टमक में हमारे HCl जनरेट होता है। ये HCl क्या करता है, HCl हमारे डाइजेशन में सपोर्ट करता है। अब सोचो यार, HCl इतना तगड़ा एसिड है और हमारे पेट के अंदर ही है और कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और ये डाइजेशन सिस्टम हमारे इवन हेल्प कर रहा है डाइजेशन में, ठीक है, स्टमक में। इसमें अब होता क्या है, कभी कभी ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, उसको बोलते हैं हम एसिडिटी हो गई है पेट में। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, एसिडिटी हो गई है, जलन हो गई है, अजीब से डकार आ रहे हैं, ठीक है? ये जलन जो होता है, दर्द या जलन होता है पेट में, ये एसिडिटी जो होती है, ये एसिड एक्सेस में हो जाता है, HCl बहुत ज्यादा। एक खाना खाया आपने, जरूरत, पेट को पता ही नहीं चल पाया किसी दिन कि कितना HCl जनरेट करना है, उसने बहुत ज्यादा जनरेट कर दिया। तो आपको क्या होगा, एक एक इसको एक बोलते हैं शायद, ये दर्द जो ACHE एक बोलते हैं। इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा। तो एसिडिटी जो होता है कि, तो एसिडिटी जो होता है, इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड। एक टैबलेट होता है एंटी एसिड, एंटा एसिड बोलते हैं, एंटा एसिड। ये एंटी एसिड होता है, मतलब एसिड का उल्टा काम करता है, जो एसिड काम करता है। मतलब ये क्या होता है, ये क्षारीय होता है, क्षारकों के उपयोग से बनाया जाता है, क्षारीय होता है। अब हमने बताया कि अम्ल आपके पेट में पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, HCl, और क्षार आपने और खा लिया टेबलेट। तो अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना लिया, लवण और जल, न्यूट्रलाइज कर दिए, सब काम खत्म, पेट सही, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बताया था ना आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग भी किया जाता है। ये अब ये देखो, ये भी क्षार ही है, तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में यूज किया है। अब ये तो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं पीएच के कारण दांत कैसे गिर जाते हैं हमारे, ठीक है। तो दांत का गिरने का क्या कारण है कि पीएच जो हमारे मुंह का जो पीएच होता है वो 5.5 मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, तभी हमारे दांत रहेंगे उसमें, दांत। अदरवाइज 5 से जैसे ही पीएच हमारे मतलब माउथ का घट जाता है तो दांत गिरना शुरू हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अच्छा इसमें होता है देखो इनेमल, जो हमारे दांत, जो दांत हम एक्चुअली बोलते हैं ना, जो सफेद कलर का होता है बाहर, जो चमकता रहता है जिससे हम काटते हैं चीजें, ये इसको इनेमल बोलते हैं, इनेमल। ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट, सबसे कठोर, मतलब इससे कठोर कोई है ही नहीं शरीर में। पूरे शरीर में सबसे कठोर पार्ट क्या होता है, इनेमल होता है, इनेमल, ठीक है। तो यह जल में घुलता नहीं है सोचो अगर जल में ये घुल जाए तो फिर हमारे दांत ही घुल जाएंगे जल में, ठीक है। इनेमल जल में घुलता नहीं है। लेकिन जब 5.5 से पीएच कम होने लगता है ना माउथ का, तो फिर ये घुलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। या फिर मुंह में अगर बैक्टीरिया लग जाए, जैसे बोलते हैं मुंह में कीड़े लग गए, तो वो बैक्टीरिया अगर लग जाए तो क्या होता है, ये अजीब सा मतलब शर्करा और खाद्य पदार्थ, जो कीड़े होते हैं ना, वो कुछ कुछ खाद्य पदार्थ उत्पन्न कर देता है, जिससे जो एसिडिक होता है, और ये पीएच कम कर देता है, और हमारे दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के बाद आप मुंह अच्छे से साफ कर लीजिए, जिससे बैक्टीरिया जो भी हो वो बाहर आ जाए। तो मुंह के, अब इसमें मुंह के सफाई में हम जो मंजन यूज करते हैं उसमें क्षारकीय मंजन होता है। अब क्षारकीय क्यों यूज करते हैं, कि हमारा पीएच 5.5 से कम ना हो जाए, इसलिए क्षार यूज करते हैं, ये पीएच को बढ़ा देता है, ठीक है। इससे दांत गिरते नहीं है।
तो आपने ये ऐड देखा होगा टूथपेस्ट को पूछते हुए कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। उसको बोलना नेक्स्ट टाइम कि भैया मुझे नमक नहीं चाहिए मेरे टूथपेस्ट में, मुझे क्षारक चाहिए, मुझे दांत गिरने से बचाना है। तो आप ये पूछिए कि क्या आपके टूथपेस्ट में क्षारक है कि नहीं है। नमक तो बहुत हो गया, नमक, धनिया, मिर्चा, हल्दी, ये सब नहीं चाहिए मुझे, क्षारक चाहिए। आप ये बताओ क्षारक है कि नहीं, ठीक है। तो ये होगी बात हमारे दांतों की। आगे देखते हैं इसमें पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। अब देखो, मैंने आपको स्नेक बाइट बताया था, सांप काट रहे हैं या फिर मधुमक्खी डंक मार रही है तो क्या होगा। मधुमक्खी जब डंक मारती है तो अम्ल छोड़ती है, ठीक है, इसी के कारण दर्द और जलन होता है। तो डंक मारने के बाद अगर हम बेकिंग सोडा, क्योंकि एक दुर्बल क्षारक है बेकिंग सोडा, दुर्बल क्षारक है। बेकिंग बेकिंग सोडा मतलब मीठा सोडा, ठीक है, घर में जो वही बताया था ना, पकौड़ा बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये मीठा सोडा जो है, मीठा सोडा, इसी को आप लगा लीजिए तुरंत। या फिर चूना लगा लीजिए, चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षारीय होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्षारीय होता है, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते। कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जो दुर्बल क्षारक है उसको रिकमेंड करते हैं, उसको बोलते हैं लगाना। ऐसे ही एक एक पौधा होता है नेटल, नेटल बोलते हैं उसको, नेटल, NETTLE, नेटल, ये जंगल में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें डंक होता है पत्तियों में, इनके पत्तियों में डंक होता है। आप कभी जंगल में जाएंगे अगर तो देखेंगे, ये पत्तियां जैसी टच होती है ना, तो ये जैसे बिच्छू ने डंक मारा है इस टाइप से, मतलब बिच्छू के डंक जैसा इसमें दर्द होने लगता है, जैसे ही ये हमारे पैर में चुभता है या फिर शरीर में कहीं भी चुभता है। तो इसको क्या करते हैं, अब ये क्यों होता है, ये इसमें मिथाइल में मिथेनोइक अम्ल होता है, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल CH3। मिथेनोइक अम्ल मतलब HCOOH, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। HCOOH ये मिथेनोइक एसिड होता है, तो मिथेनोइक अम्ल होता है, इसके कारण ये दर्द करने लगता है। तो इसके जो हम जैसे जैसे कई जगह अगर हम पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं, वहां पे दवा तो ले नहीं जाते वहां पे चूना मिलना भी मुश्किल होता है, मीठा सोडा तो भूल जाइए। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक नेचुरल एक दूसरा पौधा होता है उसी के बगल में, उसी के आसपास ही पाया जाता है। ये डाक, इसका डाक नाम होता है, डाक पौधा। तो इसको रगड़ दिया जाता है तो उस पे सही हो जाता है चीज, ठीक है। तो ये डॉग रगड़ने से क्यों सही हो जाता है, क्योंकि मिथेनोइक एसिड को, ये डॉग क्या होता है, ये क्षारीय होता है, और क्षारीय होता है तो क्षार और अम्ल की क्रिया से न्यूट्रलाइज कर देता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि बिच्छू का भी मतलब इलाज देख लिया आपने, मधुमक्खी का भी इलाज देख लिया, डंक मारे तो क्या करना चाहिए। ऐसे ही अब कुछ नेचुरल एसिड्स हैं जिसके बारे में हमने मतलब काफी कुछ देखा ही होगा। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है सीधा सीधा, बहुत सारे आगे के एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसको याद करने में भलाई है। याद कर लो। सिरका मतलब एसिटिक एसिड, ठीक है। संतरा मतलब सिट्रिक एसिड। अब सिट्रस का मतलब ही होता है खट्टा, ये याद रखो, सिट्रस मतलब ही होता है खट्टा। तो संतरा खट्टा है तो इसमें सिट्रस एसिड पाया जाता है, ऐसे नींबू खट्टा है तो इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। इमली टार्टरिक एसिड, ठीक है। टमाटर क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही दूध, दूध अब देखो दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टस इसको बोलते हैं, दूध में लैक्टो, लैक्टस, तो लैक्टिक एसिड होता है दूध या दही में। चींटी डंक मारे या नेटल डंक मारे, इन दोनों में क्या होता है, मिथेनोइक एसिड, अभी मैंने बताया ना आपको मिथेनोइक एसिड। तो ये आपको इस टेबल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे भी पूछा जाता है ये, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सारे, 1 से 4 तक। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि भैया pH 6 से कम है एक तो क्या होगा, पीएच, ये तो हम मैंने बता ही रखा है, pH 7 से कम मतलब एसिडिक, अम्लीय, और pH 7 से ज्यादा मतलब क्षारीय। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। किसमें हाइड्रोजन की सांद्रता अधिक है, भाई अम्लीय में अधिक होगी, pH 7 से कम। और कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है तो बताइए। H+ आयन की सांद्रता विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भाई H+ की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती जाती है पीएच घटता जाता है। H+ की सांद्रता बहुत ज्यादा हो गई तो पीएच घट के 0 हो गया, H+ की सांद्रता घटती जाएगी तो पीएच बढ़ता जाएगा, उल्टा होता है, ठीक है।
ऐसे ही क्या होता है कि क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, हाँ भाई होते हैं, कम होते हैं लेकिन होते तो हैं ही। अगर हाँ तो क्षारकीय क्यों होता है? क्योंकि OH- बहुत ज्यादा हो जाता है। जिसे पूछे जाए कि, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे, देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में गरीब होते हैं, तो हाँ भाई होते हैं। भारत में अमीर होते हैं, हाँ भाई होते हैं। लेकिन क्या, तो फिर मैं बोलूंगा कि भारत फिर गरीब देश क्यों है अमेरिका की तुलना में? क्योंकि गरीब बहुत ज्यादा है भारत, अमीर बहुत कम है। अमेरिका में उल्टा है, अमीर बहुत ज्यादा है, गरीब बहुत कम है। तो इसीलिए अगर हम देखें तो H+ और OH- दोनों आयन प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर OH- बहुत ज्यादा है तो क्षारीय हो जाता है पूरा विलेन, और H+ अगर बहुत ज्यादा है तो अम्लीय हो जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि दोनों होते हैं, तो हाँ दोनों होते हैं भाई। ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि कोई किसान खेत की मृदा की किसी परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, यार मतलब ये बोल रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज करते हैं, बिना बुझा हुआ चूना या फिर बुझा हुआ चूना, या फिर मतलब ये जो होता है, जो सारी चीजें, ये बेसिक मटेरियल है, बेसिक क्षारीय मटेरियल, वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है, इससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो अम्लीय हो जाती है, तो उसको दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चूना खेत में डालते हैं अम्लीयता घटाने के लिए। अगला क्रियाकलाप है हमारा सॉल्ट के लिए। बहुत सारे सॉल्ट इसमें दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे पूरा लिस्ट डाउन कर रखा है। ठीक है। अब ये लिस्ट डाउन करके, ये सारे सल्फेट है यहाँ तक, यहाँ सोडियम क्लोराइड, ये मतलब सारे मैंने नाम लिख रखे हैं यहाँ पे। अब इसमें पूछ रहा है कि समान धन, अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि लवण कौन कौन से हैं, तो भाई ये एसिड H2SO4 से बना होगा, ये लवण NaCl लवण जो है वो HCl से बना होगा, SHNO3 से बना होगा, H2CO3 से बना होगा, HCl से बना होगा। अब बहुत सारे परिवार होते हैं, जैसे इसमें बोला कि सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है, तो ये दोनों क्योंकि सोडियम सोडियम कॉमन है, तो इसलिए सोडियम परिवार हो गया। ठीक है, ऐसे NaCl है, KCl है, इसमें ClCl कॉमन है तो क्लोरीन परिवार हो गया। ऐसे ही सल्फेट परिवार, सल्फेट परिवार देखो ना, H2SO4 में SO4 सब में कॉमन है ना, इतने में इधर, तो ये सल्फेट परिवार हो गया। ठीक है, ऐसे सोडियम कॉमन है तो इस क्लोराइड परिवार, क्लोरीन परिवार। ठीक है, ऐसे ही कार्बोनेट परिवार, सोडियम परिवार, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे बोल रखा है बहुत सारे, यहाँ पे लवण दे रखे हैं, आपको ये नाम दे रखे हैं, मैंने इसका केमिकल फार्मूला लिख दिया है। ये आपके वैसे काम का है नहीं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक लिस्ट बनाइए कि कैसे कैसे किसका पीएच कितना है, कौन सा एसिड से बना होगा, तो उसका निष्कर्ष जो है वो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। निष्कर्ष क्या है, ये इंपॉर्टेंट। ये आपने सुना होगा कहावत, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे इससे लिंक। प्रबल अम्ल कोई ले लो और प्रबल क्षार ले लो, दो एकदम प्रबल प्रबल चीजें ले लो, तो दोनों लड़ एक दूसरे के मार डालते हैं। मैंने बताया उदासीन, और उसका पीएच कितना हो जाता है, 7। दोनों एक दूसरे को मार दिए। अगर दोनों बलवान लड़ेंगे तो भाई दोनों एक दूसरे का खून कर देंगे, और पीएच हो जाएगा 7। इसको उदासीन बोलते हैं। अब एक प्रबल अम्ल लीजिए और एक दुर्बल क्षार लीजिए, तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार को पटक देगा और प्रबल अम्ल जीत जाएगा, तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा, पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर उल्टा करें, प्रबल क्षारक ले लें और दुर्बल अम्ल ले लें, तो प्रबल क्षारक क्या करेगा, दुर्बल अम्ल को पटक देगा। तो प्रबल क्षारक का जो है वो हावी हो जाएगा, और इसका पीएच प्रबल क्षारक का कितना होता है, 7 से अधिक होता है, तो विलेन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। समझ गए ना? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन अगर दोनों तगड़े हों, दोनों तगड़े हों तो क्या करें, दोनों तगड़े हों तो पीएच का मान, दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं और पीएच का मान क्या हो जाता है, 7 हो जाता है, उदासीन। ऐसे ही आपने, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक अपक्रिया पढ़ा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको मिलाने से NaCl बनता है। मैंने बताया था आपको, यहाँ से NaCl निकाल दो और प्लस वाटर बनेगा H2O, जो H इधर बचा और OH इधर बचा। तो ऐसे ही अब देखते हैं कि साधारण नमक इसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH के वजह से। अब सोडियम क्लोराइड एक उदासीन लवण है। ठीक है, क्योंकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, उदासीन लवण बनाएगा NaCl।
अब ओशियन में आपने कभी ओशियन गए ही नहीं होंगे। अगर गए हैं तो ओशियन में आपको देखिए तो समुद्र का पानी खारा होता है। खारा मतलब उसमें बहुत सारे लवण घुले होते हैं। ठीक है। और इसमें से एक सोडियम क्लोराइड भी होता है। सोडियम क्लोराइड को वहां से अलग किया जाता है। जहाँ जिस चीज से अलग किया जाता है उसको खनिज नमक बोलते हैं। ठीक है। और सॉल्ट। खनिज नमक भी जैसे कोयले की खदान होती है ना, ऐसे नमक की भी खदान होती है, उसको भी खोद के निकाला जाता है चट्टानों से। और उसको भी पीस के आपके घर में पहुंचाया जाता है। अब महात्मा गांधी का नाम सुना ही होगा, उन्होंने एक दांडी यात्रा की थी। दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं ना, नमक कानून तोड़ो आंदोलन। ये 1930 के आसपास हुआ था। ठीक है। नमक कानून तोड़ो आंदोलन। अब ये अब मार्च 1930 या इसी ही हुआ था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो इस नमक कानून तोड़ो आंदोलन ये गांधी गांधी ने चलाया था, क्योंकि नमक पहले क्या होता था, नमक पे टैक्स लगते थे। ठीक है। अंग्रेज ने नमक पे भी टैक्स लगा रखा था। भाई नमक तो हर चीज में यूज होता है ना, खीरा भी खा रहे हैं तो नमक डाल के खाते हैं। अब तो सेब भी खा रहे हैं, नमक डाल के खाते हैं। तो नमक बहुत ही बेसिक चीज था, रिक्वायरमेंट। गांधी जी ने बोला कि भाई नमक पे तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बहुत सारा यहाँ दांडी मार्च की, दांडी यात्रा की, हजारों लोग इनके पीछे गए। और यहाँ पे इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया, मतलब बोले कि आज से टैक्स नहीं पड़ेगा, हम अपना नमक खुद बनाएंगे। और ये बात अंग्रेजों को माननी पड़ी थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। अब देखो ये कच्चा पदार्थ मतलब कि रॉ मटेरियल होता है। जैसे रॉ मटेरियल मतलब क्या, ब्रेड आपने खाया है, ब्रेड का रॉ मटेरियल क्या होता है, वीट, जिससे बनता है। वीट आटा, गेहूं का आटा, इससे ब्रेड बनता है ना, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। ऐसे ही साधारण नमक भी रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीजों का। किस किस चीजों का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये सब सब NaCl से बनते हैं। कैसे बनते हैं आगे सब पूरा डिटेल में दे रखे हैं, हम पढ़ेंगे अभी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जब NaCl नमक में हम पानी मिला देते हैं तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस। हमने क्या किया, नमक लिया NaCl, तो इसमें पानी मिला दिया। नमक में अब पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Cl2 गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी और NaOH विलयन बनेगा। ठीक है। अब इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर, क्लोर कहाँ से आया, क्लोरीन से। क्षार कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, अब याद या रखना है, याद क्या रखना है कि क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पर होती है। बैटरी में आप प्लस, मैंने देखा ना, मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में एनोड और कैथोड, ये कैथोड माइनस और एनोड प्लस। आपको याद रखना है कि क्लोरीन जो होता है वो एनोड के पास मिलता है, और H2 होता है जो वो कैथोड पे मिलता है। H2 का उपयोग जो किया जाता है ईंधन के रूप में, खाद के रूप में, मतलब किया जाता है। अमोनिया बनाने में किया जाता है हाइड्रोजन का उपयोग। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्धता में किया जाता है। स्विमिंग पूल में डाला जाता है, इससे जल साफ हो जाए। पीवीसी, पीवीसी बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड करके कुछ होता है। आपको अगर आगे होगा तो मैं बताऊंगा किसी दिन। रोगाणु, रोगाणु नाशक। ठीक है। क्लोरीन से मतलब डिजीज बहुत सारी ट्रीट की जाती हैं। ऐसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में आता है। और कीटनाशक। ठीक है। क्लोरीन को कीटनाशक की तरह, इसको पेस्टिसाइड बोलते हैं, कीटनाशक को पेस्टिसाइड के रूप में भी क्लोरीन यूज किया जाता है। क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस हो गए, हाइड्रोजन के बहुत सारे यूजेस हो गए। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसके भी बहुत सारे यूजेस हैं, यहाँ पे दे रखा है। एक यूज होता है कि ग्रीस, ग्रीस अगर लग जाए ना तो उसको हटाने के लिए हम NaOH का यूज करते हैं। ठीक है। इसके विलयन का। ऐसे ही कागज बनाने में, फाइबर बनाने में, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखना है इसमें, एक एक दो दो एग्जाम्पल ध्यान रखना कि आपसे क्या पूछा जाएगा कि नमक को पानी में मिलाया, तीन चीजें बनी, नाम बताओ। पहला क्लोरीन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीनों के एक एक उपयोग बताओ। भाई क्लोरीन जल की शुद्धता में, जल को शुद्ध करने में, या फिर कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, और NaOH ग्रीस को हटाने के लिए यूज। ठीक है। और यहाँ पे एक झिल्ली भी यूज की जाती है NaOH के मामले में। ठीक है। अगला क्या है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लीचिंग वाटर पाउडर। ब्लीच, ब्लीच का मतलब ये होता है कलर हट जाना।
ब्लीच मतलब कलरलेस हो जाना, कलर हट गया। ठीक है, कपड़ा अगर आप ग्रीन कलर का है, ब्लीचिंग पाउडर डाल देंगे तो वो कलर हट जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। तो जलीय सोडियम क्लोराइड जो एक्वस NaCl लवण है, NaCl एक्वस जलीय, पानी में डाल के इसका विद्युत अपघटन कराएं तो क्लोरीन का निर्माण होता है। हमने देखा था पिछले, अभी जस्ट, क्लोरीन गैस का उपयोग, जो क्लोरीन गैस को चूना मिला दें, क्लोरीन गैस को चूना लगा दें या चूना मिला दें, तो इससे हमारा क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। पूछा जाता है CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। तो या तो आपको ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला ही पूछ लिया जाए CaOCl2, या आपको बनाने की विधि पूछ ली जाएगी। तो भाई चूने में क्लोरीन को, आप इसको ऐसे याद रख लो कि क्लोरीन को जब चूना लगाया जाता है, क्लोरीन में जब चूना मिलाया जाता है तो CaOCl2 विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस, उपयोग, उपयोग क्या होता है, वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन, लाइना, लाइना, क्या बोलते हैं, लाइलान, लिनेन उसको बोलते हैं। विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा, लॉन्ड्री को साफ करने में, मतलब आपको बताया ना विरंजक चूर्ण कलर हटाने में किया था, जैसे आपको कोई दाग लग गया उसको हटाने में, ब्लीच ब्लीच करने में बोलते हैं, ब्लीच कर दिया मतलब कलर हटा दिया उसका। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचार के रूप, उपचायक के रूप में, ठीक है, ऐसे ही। और ये इंपॉर्टेंट है, पीने वाले जल के जीवाणुओं को मुक्त करने के लिए, मतलब पीने वाले जल में ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं जीवाणु को मारने के लिए। अगला है बेकिंग सोडा, Na, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, इतनी बार पढ़ चुके हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें बोल रखा है कि स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, अब खाने की शीघ्रता से पकाने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको जल्दी से कोई चीज पकानी है तो उसमें भी अगर ये डाल देते हैं जल्दी पक जाता है, बेकिंग सोडा। बाकी आपको पता ही है जलेबी वगैरह बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये बनता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नमक, पानी, और इसमें नमक पानी में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस एक साथ प्रवाहित करो, नमक और पानी का मिश्रण में, तो NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड है, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब क्या है, इसका उपयोग एक उदासीन अम्ल, अब इसका उपयोग किसमें किया जाता है, उदासीन अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, हल्का क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय लवण है। ठीक है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दें, जो हमारा मीठा सोडा है उसको अगर गर्म कर दें, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो एक तो ये हो गया कि सोडियम कार्बोनेट अगर बनाने की विधि है, तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, तो बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो, मीठा सोडा को गर्म कर दो, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का यूज क्या है, बेकिंग सोडा जो सोडियम का बाइकार्बोनेट है, इसका यूज क्या है, पहला तो बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, बेकिंग सोडा जो भी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर क्या है, इसमें टार्टरिक अम्ल मिलाते हैं, टार्टरिक अम्ल याद है ना आपको, इमली, इमली मिला देते हैं। ठीक है, इमली में टार्टरिक एसिड होता है। और जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो निम्न अवक्रिया होती है। देखो, बेकिंग पाउडर को अगर एसिड में मिलाया गया, अम्ल में मिलाया गया, तो H+ देगा अम्ल, और इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और साथ में अम्ल का एक सोडियम लवण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें उपयोग अगर देखना है तो उपयोग क्या होगा, बेकिंग पाउडर बनाने में, आप इतना याद रखें। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा लीजिए, उसमें इमली मिला दीजिए, टार्टरिक एसिड। ठीक है, अब इस अपक्रिया में देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस निकलती है अभी इस वाले रिएक्शन में, ये देखो इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकली है, इसका उपयोग केक बनाने में किया जाता है। केक आपको पता है ना, फूला फूला सा होता है, तो ये जो फूला फूला होता है ना, उसमें हवा भरी होती है, वो हवा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का पाव रोटी, जिसको हम डबल रोटी बोलते थे, पाव, पाव भाजी खाया ना, तो ये जो पाव होता है, पाव कैसे फूला हुआ होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। ठीक है, केक बनाने में
इसका उपयोग किया जाता है। स्पंजी, स्पंज मतलब वही फूला हुआ स्प्रिंग जैसा, इसको दबाएंगे तो आप स्पंज हो, ठीक है, मुलायम होता है। तो अब इसका उपयोग एंटी एसिड में भी किया जाता है क्योंकि ये क्षारीय है, ठीक है। एंटी एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। एंटी एसिड पता ही है ना आपको, अगर एसिडिटी हो गई आपको तो एंटी एसिड यूज किया जाता है एसिडिटी को, इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है। अब सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है सोडा अम्ल का उपयोग। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। ऐसे ही धोने का सोडा, अभी इसको वॉशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की अपने वॉशिंग सोडा की आपने ये याद रखनी है, ठीक है। Na2CO3.10H2O। ये 10H2O क्या है आगे अभी देखेंगे, लेकिन आप ये याद रखिए कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का तो मीठा सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को बोलेंगे वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। धोने का सोडा इसको बोलते हैं, कपड़े धोने का सोडा वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट इसको पानी मिला दे तो ये 10H2O लेता है। अब ये क्षारकीय लवण है, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप याद रखेंगे। याद मेन तो ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूले में 10H2O क्या होता है वो आपको जस्ट अभी बताऊंगा। इसमें इसका उपयोग पहले देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज बनाने में किया जाता है। कांच, साबुन या कागज बनाने में। ऐसे ही बोरेक्स, जैसे सोडियम यौगिक के रूप उत्पादन में, बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। सोडियम का ही एक कंपाउंड है बोरेक्स, इसके उत्पादन में किया जाता है। घरों में साफ सफाई के लिए यूज किया जाता है, आपने देखा ही होगा घरों में साफ सफाई, कपड़ा धोने के लिए। धातु की स्थायी कठोरता, ये इंपॉर्टेंट, स्थायी कठोरता जो जल की, सॉरी धातु नहीं, जल की, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अब यह वाटर में हार्डनेस जो होता है, कठोरता होती है, वो दो प्रकार की होती है, या तो सॉफ्ट वाटर होता है या हार्ड वाटर होता है, ठीक है। हार्ड वाटर कठोर वाटर, या फिर मुलायम वाटर, मुलायम नहीं बोलते इसको, इसको कठोर बोलते हैं। ये सॉफ्ट वाटर आप देख लेना क्या बोलते हैं, ये आपको वैसे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर, इसमें क्या होता है, हार्ड वाटर में दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है टेम्पररी परमान, एक मतलब अस्थायी होता है, एक स्थायी होता है। तो स्थायी कठोरता जो होती है, परमानेंट हार्डनेस जो होता है, उसको दूर करने के लिए हमें सोडा का यूज होता है। कौन सा सोडा? वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे देखने क्रिस्टल का जल हटाना, क्रिस्टल जो होता है, क्रिस्टलन का जल हटाना। अच्छा, क्रिस्टलन का जल होता क्या है? जो ये भी अभी जो 10H2O था ना, ये यहाँ पे ये 10H2O, जो 10H2O लगा होता है किसी भी यौगिक में, Na2CO3 में, अगर 10H2O या 9H2O या ऐसे कुछ लगा हो तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। H2O तो जल है, लेकिन जो डॉट में यहाँ पे लगा हो तो क्रिस्टलन का जल बोलते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं भाई, इसको हटाने के लिए इसमें परखनली में ले लो और इसमें गर्म कर दो, हट जाएगा अपने आप। जल की बूंदे देखो यहाँ पे वाष्पित होकर यहाँ पे चिपक जाएंगी। तो ये बोल रहा है कि जल मतलब इसको गर्म करने पे क्या होता है। अब देखो कॉपर सल्फेट जो होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4, ये अगर रूम टेम्परेचर पे देखें तो ये नीला होता है, लेकिन जैसे ही गर्म कर देंगे तो ये पानी निकल जाएगा, पानी निकलते ही कलरलेस हो जाएगा। वापस से पानी मिलाएंगे फिर से नीला आ जाएगा, ठीक है। पानी मिलाएंगे फिर से गर्म करेंगे तो फिर कलरलेस हो जाएगा गर्म करने से। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, गर्म करते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे भी रखा है, चिंता करने की बात नहीं है। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट के में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम गर्म करेंगे तो ये जल हट जाता है और श्वेत रंग का हो जाता है, सफेद रंग का। अगर पुनः जल से भिगो देते हैं तो वापस से नीला रंग हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी लवण में अगर जल के निश्चित अणुओं की संख्या दी हो ना तो उसको क्रिस्टलन का जल, जैसे उदाहरण कॉपर सल्फेट में 5 जल के अणु है ना, तो इसका क्रिस्टलन का जल कहते हैं, ठीक है। 5 क्रिस्टलन के जल है। ऐसे ही Na2CO3 जो बेकिंग सोडा हमने देखा था, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा, इसमें 10 जल के अणु है।
ऐसे ही जिप्सम होता है, जिप्सम में दो जल के अणु होते हैं। ठीक है, ये तीन उदाहरण है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। अब ऐसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस एक जगह है, पेरिस, ठीक है, ये कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है, कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस क्या है? फ्रांस एक देश है जिसकी राजधानी है पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली होता है, इसका जो फार्मूला वो CaSO4 डॉट हाफ H2O, आधा जल का अणु होता है। ठीक है, अब आधा कैसे हो सकता है? आधा का मतलब क्या होता है? दो में से एक, इसका अगर डबल कर दो मतलब कि दो प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक जल का अणु होगा। इसको इस तरह से समझिए, आधे का आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, अब इसको किसी की हड्डी टूट गई होगी तो आपने देखा होगा पैर में प्लास्टर बांधते हुए, जो प्लास्टर बोलते हैं ना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, वो हड्डियों को उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, नहीं तो आप इधर उधर करते रहेंगे तो हड्डी जुटेगी नहीं। तो ये एक जगह स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं, इसको प्लास्टर बांध देते हैं। सफेद रंग का होता है चूर्ण, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, बस इसका नाम नहीं पता होगा आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर पानी मिला दें तो ये कठोर बन जाता है एकदम, जिप्सम बन जाता है। ठीक है, CaSO4.2H2, जिप्सम का फार्मूला, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फार्मूला याद रखना, फार्मूला पूछ सकते हैं सीधा कि जिप्सम का क्या फार्मूला होता है। तो जिप्सम का फार्मूला ये होता है CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का और भी उपयोग होते हैं, जैसे खिलौना बनाने में, सजावट का सामान, या सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें की जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न बहुत इजी है। CaCl2 का प्रचलित नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, ये विरंजक चूर्ण, बताया ना आपको अभी। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विलयंजक चूर्ण बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके पिछले वाले पेज पे ही बताया आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलाओगे तो CaOCl2 बनेगा। ठीक है, CaOCl2 एक ब्लीचिंग पाउडर है, देख लेना, पीछे ही बताया अभी जस्ट। कठोर जल को, अब कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम यौगिक का, मैंने बताया था ना आपको, वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है कठोर जल को, मतलब हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर, परमानेंट हार्ड वाटर जो स्थायी कठोरता है, परमानेंट हार्ड वाटर, इसको स्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या किया जाता है? वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है। ठीक है, धोने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके विलयन को गर्म करने पे क्या होगा भाई? CO2 गैस निकलेगी। रिएक्शन आपको पिछले पेज पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अपक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल के साथ अपक्रिया करके जिप्सम बना। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। अब ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, तो हम देखते हैं क्या क्या सीखा भाई, कुछ याद है या भूल गए सब? ठीक है, तो ये देखते हैं कि अम्ल और क्षार का एक सूचक होता था, इंडिकेटर। मैंने बताया था बाइक में जैसे इंडिकेटर होता है, हमें लेफ्ट राइट पीछे वाले को इन्फॉर्म करना होता है ना, सूचना देनी होती है कि भाई मुझे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है। ऐसे ही डाई होते हैं जो बाल में लगाने के लिए डाई होता है, तो ये सूचक भी एक्चुअली डाई ही है, या फिर डाई का बहुत सारा मिक्सचर है। इसका उपयोग अम्ल और क्षार की उपस्थिति जानने में किया जाता है। बहुत सारे होते हैं, फिनाइल, फिनोप्थलीन, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज, और लिटमस तो है ही, लिटमस पेपर, और हल्दी हमने देखा था, और बहुत सारे गंध वाले देखे थे हमने। ठीक है, गंध जो चेंज हो जाता था। तो एक बार रिवाइज कर लेना वापस से यहाँ पे। विलेन में अगर H+ आयन के निर्माण के कारण, H+ अगर आयन निर्माण होता है तो विलेन अम्लीय हो जाता है, OH- का निर्माण होता है तो विलेन क्षारीय हो जाता है। जब कोई अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है, जैसे HCl अगर जिंक से क्रिया किया तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये क्रिया हमने पिछले क्लास में भी देख, चैप्टर 1 में भी है, चैप्टर 2 में भी है। ठीक है, अब जब किसी क्षारक किसी धातु से क्रिया करता है, जैसे हमने जिंक का NaOH के साथ भी देखा था, NaOH, तो इसको भी हाइड्रोजन गैस ही बनाया। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट, जैसे सोडियम कार्बोनेट, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट देखा था, तो इससे क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर सोडियम इसमें अगर एसिड मिला दें तो ये क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। ये भी रिएक्शन हमने देखी है। जल में अम्लीय एवं क्षारक का विलयन, अब देखो, अम्ल और क्षार मिलाने पे जल में होता क्या है कि आयन जल में उपस्थित होते हैं। जैसे अम्ल मिलाओगे H+ आयन देगा, OH मिलाओगे तो, और अगर बेस मिलाओगे तो OH- आयन देगा।
ये आयन ही विद्युत का चालन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये आयन की उपस्थिति के कारण ही होती है। हमने आपको बताया था कि अगर हम अल्कोहल ले लें या फिर ग्लूकोज ले लें, C6H12O6, तो इसमें करंट नहीं दौड़ती थी, क्योंकि ये अम्ल, मतलब इसमें आयन नहीं होते थे, इसमें करंट नहीं दौड़ती। ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट देखा था। अब इसमें क्या है कि पीएच स्केल हमने 0 से 14 तक देख लिया। ठीक है, सांद्रता, जो हाइड्रोजन की सांद्रता है, H+ की सांद्रता, उस पर निर्भर करता है पीएच कितना है। पीएच का मान 7 मतलब उदासीन, 7 से कम मतलब अम्लीय, 7 से ज्यादा मतलब क्षारीय। ठीक है, अब या तो पता ही है कि हमारे बॉडी में जो पीएच होता है 7 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। तालाब में अम्ल की वर्षा से होने से पीएच बहुत कम हो जाता है, 5.4 5.6 से नीचे हो जाता है। तो अम्लीय वर्षा से सारी मछलियां तालाब की मर जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी मछलियां मर जाती हैं और भी जीव जंतु मर जाते हैं। इसलिए पीएच का मान हमारे एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, एक विशिष्ट इष्टतम सीमा होना चाहिए। सांद्र H2SO4, मैंने आपको बताया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने जिंदगी जला डाला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर पानी में ये डाल देंगे तो पानी, मैंने बताया था एक्सोथर्मिक होता है, हाईली एक्सोथर्मिक, पानी बॉयल करने लगता था। ठीक है, एक दो बूंद डालने से ही पानी बॉयल करने लगता था। अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे से उदासीन बना के लवण और जल बना देते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहा जाता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन और आंसर का एक अलग से क्लास लूंगा, तब तक आप प्रयास करना इसको क्वेश्चन आंसर करने का। एक बार वापस से पढ़ लेना इसको। देखो, एक पढ़ने का एक तरीका है, इन जो भी वीडियोस हैं इनको पढ़ने का एक तरीका है। वीडियो में बना इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग एक बार पढ़ें पूरा, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पढ़ें। क्लास में टीचर को अगर दोबारा कुछ पूछते हैं ना, तो आपको दोबारा नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे वीडियो में आप 10 बार देख सकते हैं, कुछ 20 बार देख सकते हैं, 50 बार देख सकते हैं, जब चाहे तब देख सकते हैं, घर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये काफी हेल्पफुल मुझे लग रहा है ऐसा, कि काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, गैप करके देखिए, आराम से। इसके बाद किताब भी पढ़िए, आप किताब में देखिए कि क्या मुझसे पूछा गया, क्या नहीं पूछा गया। जब आप किताब के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। वैसे मैं इसकी क्लास भी लूंगा, अलग से सारे क्वेश्चन बताऊंगा। और ठीक है, ये क्लास यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रेड बटन तो आपको पता ही होगा कैसे करते हैं।